एक वीडियो आ रहा है, हालांकि मैं कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं पाऊंगा, सुनील लेकिन सर, सुनील सर के लिए ही मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ। मैं जैसे व्याख्या करता हूँ, जिस ढंग से समझता हूँ, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के लोग दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है क्या पूरी दुनिया में आतंकवाद के नए प्रसार की आशंकाएं और गहरा रही हैं? जी युद्ध अपना स्वरूप बदल रहा है क्या? बदल रहा सुनील है सर। क्या? लेकिन ये जवाब देने से पहले मैं और बात कर दूं कि ये शंकराचार्य के हवाले से कहा जा रहा है, वो वीडियो पे बोल रहे हैं, शंकराचार्य बता रहे हैं कि पिछले दिनों जो वो इंद्रेश कुमार जो हैं, जो संघ के प्रचारक है और मुस्लिम मुस्लिम मंच चलाते हैं, उन्होंने लिखा कहा कि अभी हाल में एयरपोर्ट पर मिल गए, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमान घरों में करवा दिया। हमने उनसे पूछा कि ये सब क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों की लड़कियां उनके घर जाकर उनको बदल देगी। बाहर कहेंगे लव जिहाद, यहाँ 10 लाख लड़कियों का मुस्लिम विवाह मुस्लिम मंच से करवा दिए। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, इंद्रेश कुमार के हवाले से कह रहे हैं। सुनील जी, ये पृष्ठभूमि रखते हुए जो प्रफुल्ल भाई ने सवाल किया है, उस पर जवाब दीजिए। धन्यवाद धनंजय जी। जो प्रफुल्ल जी ने बात कही कि आखिर युद्ध के नियमों को या युद्ध की शास्त्रीयता को प्रभावित किसने किया? ईरान ने आज तक, अभी तक किसी भी अस्पताल पे हमला नहीं किया, किसी स्कूल पे हमला नहीं किया, किसी शरणार्थी शिविर पे हमला नहीं किया। शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों को राहत सामग्री ले जा रहे लोग, जो एजेंसीज हैं, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। और वो तब नहीं कर रहा है जब वह युद्ध में शामिल है, उसके खिलाफ युद्ध चल रहा है। उसके स्कूलों का पे हमला किया गया, उसके अस्पतालों पे हमला किया गया, उसके जो फैसिलिटीज हैं उस पे हमला किया गया, उसके परमाणु संयंत्र पे हमला किया गया। वह परमाणु संयंत्र जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है। ईरान ने तो नहीं किया, कभी नहीं कहा उसने कि हम करेंगे। ईरान एक ऐसा देश है जो ये कहता रहा है कि जो खमनेई साहब हैं, हमारे सबसे बड़े सर्वोच्च धर्मगुरु, वो परमाणु शस्त्रों के खिलाफ है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम मानवता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और वह एक ऐसी विरासत ईरान के साथ है जो इसको मान रही है अभी तक। ईरान ने अभी भी, ईरान के पहली पंक्ति के नेताओं को की हत्या कर दी गई। जिस 28 फरवरी को यह युद्ध की शुरुआत हुई, उसी दिन सर्वोच्च धर्मगुरु को मार डाला गया। युद्ध में तो ये नहीं होता। आज के दौर में भी, मतलब जब हम ऐतिहासिक युद्धों को याद करते हैं, उस समय भी होता था कि शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होगी। जब हम तकनीक के युग में आए, तब भी हुआ कि जो सिविल इलाके हैं उन पे हमला नहीं होगा, जो सैन्य ठिकाने उन पे हमला होगा। लेकिन क्या इजराइल ने अपने अस्तित्व के काल से इसको माना? जब इजराइल ने मिस्र के ऊपर और सीरिया के ऊपर हमला किया था 1973 में, क्या उसने किसी भी आदर्श का पालन किया था? या जो कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श पर छोड़ दीजिए आप, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन किया? नहीं किया। उसने विस्तारवादी तरीके से मिस्र और सीरिया के इलाकों पे कब्जा कर लिया, जो आज भी उस कब्जे में है। जो पश्चिमी देश, जो अमेरिका दुनिया के लोगों को बड़ा ज्ञान देता रहता है, क्या उस कब्जे को बनाए रखने के लिए इजराइल की मदद नहीं की? खुल के मदद की। तो अगर ईरान ने कतर के, कुवैत के, बहरीन के, सऊदी अरब के, संयुक्त अरब अमीरात के तेल ठिकानों पर हमले किए हैं, तो इसलिए नहीं किए कि उनको हमला करना था, इसलिए किए कि उनका दुरुपयोग अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने देशों में, उन सैन्य ठिकानों से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, कोई उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। क्या करेगा ईरान? क्या विकल्प उसके पास बचते हैं? अगर वो कुवैत पर और कतर पे हमला न करे तो आखिर अपना बचाव कैसे करेगा? वह उन ताकतों को कैसे कमजोर करेगा जो उसके ऊपर हमला कर रहा है? आज अगर वो कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका के लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, तो सवाल क्यों कर रहा है?
इजराइल जो मुसाद के लोग क्या कर रहे हैं ईरान में, जो ये हत्याएं हो रही हैं जिन नेताओं की, क्या वो हत्याएं सामान्य हैं? राह चलता है किसी गोली मार दे रहे हैं? उनके लोग या उनसे मिले हुए लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। वो खुफियागिरी नहीं कर रहे हैं। और अगर अमेरिका का नागरिक, इजराइल का नागरिक अमेरिका में, अमेरिका के समर्थक लोग इजराइल में अगर अपने देशों पर यह माहौल नहीं बना पा रहे हैं, वो अगर इजराइल का नागरिक अमेरिका में माहौल बनाए हुए कि नहीं लड़ाई लड़नी है अमेरिका को, तो उन नागरिकों के बारे में ईरान की क्या धारणा होगी? बावजूद इसके ईरान ने किसी सिविल ठिकाने पर हमला नहीं किया। वो उन जगहों पे कर रहा है जहां पे मोसाद के ठिकाने हैं, जहां इजरायली सेना के ठिकाने हैं, जहां इजरायली नेतन्याहू के छिपे होने की आशंका है, वहां हमला हो रहा है। उसके ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं आप? और ईरान के द्वारा की जा रही जिस तरीके से अपने युद्ध को संचालित कर रहा है, उसको कैसे मानवता के खिलाफ कहा जा सकता है? रिटेलिएशन में की गई कार्रवाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया कैसे, स्वाभाविक युद्ध कैसे है? क्या ईरान का कोई भी हमला वह बदले की कार्रवाई नहीं है? जो उसके खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ उसे कार्रवाई नहीं की है, अपनी तरफ से पहल की है, नहीं की। ईरान के ऊपर युद्ध थोपा गया, और एक ऐसे तरीके से थोपा गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संविधानों, परंपराओं, प्रतिबद्धताओं, संस्थानों सबकी अनदेखी की गई, और आज तक की जा रही है। दुर्भाग्य है, कोढ़ में खाज की स्थिति है कि जितने पश्चिमी देश हैं यह कह तो रहे हैं कि वह अमेरिका के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, वो अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, वो हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपने सैन्य बल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में जिस तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं उसके खिलाफ भी नहीं है। वो एक भी शब्द, एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। वह हॉर्मुज़ के बंद किए जाने से उनके देशों पे पड़ने वाले ऊर्जा संकट का उल्लेख कर रहे हैं। वह इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ईरान ने जो कतर के, कुवैत के, बहरीन के तेल ठिकानों पे हमले किए हैं उससे ऊर्जा का संकट किस तरह से पैदा होगा, लेकिन वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि नॉर्थ फार्स वाले प्राकृतिक गैस पे जो हमला किया इजराइल ने, उससे कितना बड़ा संकट पैदा होगा, उससे कितना ईरान प्रभावित होगा। जो हमले ईरान ने किए हैं कोई उसके शुरुआती हमले तो नहीं किए, वह अपने पड़ोस के 19 देशों में कभी भी हमला करने की स्थिति में है। आज डियो गार्सिया पे हमला करके उसने बता दिया कि 4000 किलोमीटर की दूरी पे भी मार कर सकता है। 4000 किलोमीटर की दूरी का मार करने का मतलब यूरोप के कई देश उसके निशाने पे आ गए। आज की स्थितियों की नहीं कि क्यों बहरीन, कुवैत और इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब तक अपने आप को समेटे हुए है। वह कहीं भी यूरोप के कई देशों को ठिकाना निशाने पर ले सकता है, आज उसे साबित कर दिया। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों? ये क्या जिस दौर में आज अमेरिका दावा कर रहा है कि जो लाफेज है उनका परमाणु संयंत्र, उस पर उन्होंने हमला किया। अरे क्यों किया भाई? अगर उससे जो विकर्ण की स्थिति पैदा होगी उससे कोई ऐसा तो ही नहीं कि केवल ईरान प्रभावित होगा, दुनिया प्रभावित होगी। ये तो ईरान आज कह रहा है कि उससे रेडिएशन की स्थिति नहीं बनने पाई, और इन्हीं परमाणु संयंत्रों पर पिछली बार भी हमला किया था ईरान ने, पिछले साल जब युद्ध हुए थे। यही दावे किए गए थे कि नहीं सब कुछ नष्ट कर दिया गया। यही दावे आज किए जा रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान की वायुसेना खत्म हो गई, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के जितने ठिकाने वो खत्म हो गए, अब हम बहुत मजबूत स्थिति में आ गए, तो बंद कर दो। ईरान इतने दावों के बावजूद भी ईरान का जो हमला करने की ताकत है वो तो खत्म नहीं हुई। ईरान के हमले कम नहीं हुए, गंभीर हुए, लंबी दूरी तक मार करने वाले हैं। जिसको ठिकाना बना, जिन ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है निशाना बना दे रहा है। तो अब इस पूरे मामले में ईरान के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, केवल उसी को घेर उसके ऊपर सवाल पैदा करना या एक पक्षीय दृष्टिकोण है। इस हमले के कारण से उपजने वाली जो हालात हैं उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है, उसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है,
और ये दोनों के दोनों कोई अमेरिका और इजराइल के पक्ष में नहीं काम कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। नेतन्याहू को ये पता है कि युद्ध खत्म, नेतन्याहू का राजनीतिक जीवन खत्म, वह अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दुर्भाग्य केवल है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप कर रहा है वो तो कर ही रहा है, जो ये पश्चिमी देश है, नाटो देश है, वो जो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि चुप रहना, ताकतवर होने का मतलब है कि आप अपनी ताकत का उपयोग शांति बहाली के लिए कीजिए, मानवता की रक्षा के लिए कीजिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए की स्थापना के लिए कीजिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बचाए रखने के लिए कीजिए। और इस पूरे के पूरे उद्देश्य से पश्चिमी देश विफल है। बिल्कुल सही। विनय भाई, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहिए, फिर समाप्त करें कार्यक्रम। एक तो हम देख रहे हैं कि जो हालांकि सुनील जी ने उस पर कुछ बोला नहीं, 10 लाख वाले प्रसंग पे जो इंद्रेश जी की बात कही है। सुनील जी आपने अभी इंद्रेश कुमार से पलट जाएंगे, इंद्रेश कुमार इस बयान से बहुत आसानी से पलट जाएंगे। सवाल यह है कि आप सुबह से शाम तक मुसलमानों को गाली देते रहते हैं और इंद्रेश कुमार उन्हीं अल्पसंख्यकों के बीच में बैठ करके उनके साथ संवाद करते रहते हैं। एक बाकायदे उनकी शाखा, एक संगठन काम कर रहा है, एक सेल उनके लिए काम कर रहा है। तो यह संघ का दोहरापन है। यह ध्रुवीकरण भी चाहते हैं और यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस समुदाय में भी अपनी घुसपैठ बनाए हुए हैं और उनके साथ भी उनके संबंध बने हुए हैं। लेकिन इस बयान से आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरीके से लिपापोती करते हैं इंद्रेश कुमार।